तो इंतजार हो चुका है समाप्त और उत्तराखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, आप सभी के सपने को पूरा करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि यूकेपीएससी ने निकाल दिया है प्रवक्ता का नोटिफिकेशन। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, पहले फॉर्म स्टूडेंट ने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक डाउट बना हुआ था कि अब जो है वो क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया है उन्हें फिर से फॉर्म फिल करना होगा, नहीं करना होगा, एज क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। बहुत सारी बातें हैं जो इस सेशन में मैं करने वाला हूं, तो सेशन को एंड तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए ये होने वाला है। अगर आप उत्तराखंड में ही रहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं जिसकी प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं और पाना चाहते हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स के प्री नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ, तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, जहां रेगुलर बेसिस पे हम आपको ये फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और ग्रुप की चैट भी हम समय समय पर ऑन करते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सके। बाकी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए कई सालों से काम कर रहा है। पूरे भारत की कॉमर्स की सबसे बड़ी, सबसे क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है, जिनके साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो पूरा कर सकते हैं। इससे पहले भी लास्ट 5 सालों से हम उत्तराखंड के में अलग अलग वैकेंसीज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कई रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। इस बार बारी प्रवक्ता की है, तो प्रवक्ता का बैच कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों ही अवेलेबल है। जो भी आप लेना चाहें आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं और बताता हूं आपको एक एक चीज जो कि नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला है। जो नोटिफिकेशन निकला है वो प्रवक्ता संवर्ग समूह ग का यहाँ पे निकला है। जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई है, टोटल जो पोस्ट आई है, उसमें एक सामान्य शाखा है जिसमें मेल फीमेल दोनों है, और दूसरा महिला शाखा है। तो महिलाओं के नाम से अलग से यहाँ पे पोस्ट जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली है। जैसा मैंने कहा कि आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 30 दिसंबर है, तो 30 दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 31 दिसंबर को हो रहे हैं। तो अंतिम समय का इंतजार नहीं करें। हालांकि लास्ट डेट 20 जनवरी है, तो लगभग 20 दिनों की विंडो दी है आप लोगों को, लेकिन आप इस अंतिम समय का इंतजार ना कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरकर अपनी प्रिपरेशन को आप जरूर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं यहां तक सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी आप करेक्शन करवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क देने की डेट भी 20 जनवरी है। करेक्शन अगर करवाने हैं तो 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आप यहाँ पे करेक्शन करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो ये तो समझ में आ गया है कि आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे नजर आ चुका है। 30 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। 31 दिसंबर से फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसका विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पे करते हैं कि सर फॉर्म का क्या होगा। क्या जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उन्हें फॉर्म भरने की जरूरत होगी क्या? तो देखो, इन्होंने दो बातें कही है। अगर आपने पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फॉर्म भर रखा है तो आपको इस बार फिर से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है। ओके, तो वापस फॉर्म नहीं भरना। अगर आप पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं, इस बार भी इकोनॉमिक्स से ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म नहीं भरना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, पहले मेरी एलिजिबिलिटी कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है, पहले मैं क्वालिफाई नहीं था, पहले मैंने रनिंग के बेस पे फॉर्म भर दिया था, अब मैं एलिजिबल हो चुका हूं, या मैं नए सिरे से फॉर्म भरना चाहता हूं, तो जो पैसे आपने दिए हैं उसका कुछ नहीं हो सकता। इस बार आप फिर से नए सिरे से फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। कोशिश कीजिए किसी ई मित्र वाले के पास चले जाएं और वहां जाकर आप जो है वो जो फॉर्म है वो भर दें। क्लियर है? तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दी है, और इन्होंने साफ साफ जो है वो लिखा भी है। आप देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर सेकंड है ना, इस पॉइंट नंबर सेकंड में साफ लिखा है, कला विषय को इन्होंने छोड़ दिया है। कला विषय के अलावा सभी विद्यार्थियों को इन्होंने कह दिया है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था
उनको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहले जब नोटिफिकेशन आया था, जब फॉर्म निकले थे, अगर फॉर्म भर दिया है, दोबारा फॉर्म आपको नहीं भरना। किसको छोड़कर? तो कला को छोड़कर जो ड्राइंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि जो फॉर्म फिल हुआ था वो वापस निरस्त हो गया था वो फॉर्म, तो इसलिए वो फॉर्म माना ही नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप फिर से भरना चाहते हैं, नवीन आवेदन करना चाहते हैं, तो यस आप कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको फिर से नए सिरे से जो फीस है वो देनी पड़ेगी और उसके आधार पर जो है वो आप नया फॉर्म फिल कर सकते हो, ये भी इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। लेकिन उससे पहले एक बात इन्होंने और कह दी है। सारा नोटिफिकेशन हमने स्कैन कर लिया है, उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो जो पहला वाला जो फॉर्म आपने भरा हुआ है ना, आपको उसको कैंसिल करवाना होगा, नहीं तो वो भी एक कैंडिडेट हो जाएगा, नए फॉर्म में भी एक कैंडिडेट हो जाएगा, जबकि कैंडिडेट तो एक ही है। तो पहले वो कैंसिल होगा, उसके बाद में आप ये नया फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वाली बात ध्यान रखना। लेकिन कैंसिल करवाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको अपना पुराना शुल्क मिल जाएगा। रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है। वो आप चाह रहे हो इसलिए है, तो वो कोई कंपल्सरी वाली बात जो है वो नहीं है। तो आशा करता हूं यहां तक सारी बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं अगर आप, तो इन्होंने यहाँ पे एक डेट भी दी है। मैं आपको वो डेट भी बता देता हूं। यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने ये बोल दिया है कि फॉर्म भरने से पहले जो अंतिम तिथि है, मतलब 20 जनवरी तक विज्ञापन में जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं प्रवक्ता है, तो प्रवक्ता के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। जनरल बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपके आपके पास में होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि 20 जनवरी से पहले आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। ऐसा इन्होंने साफ यहाँ पे कह दिया है। देख लीजिए, वापस पढ़ लेता हूं एक बार, मैं आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मतलब जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी तक विज्ञापन में जो भी क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है, जो एज बताई है, वो आपकी हो जानी चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है वो बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो इस हिसाब से आप लोगों को देखना है। मतलब इन्होंने बताया है कि मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। वो 21 जो है वो आप क्रॉस कर चुके हो इस डेट से पहले, तभी आप यहाँ पे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये वाली बात भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब इन्होंने एक और पॉइंट बताया है, मैं आपको उसको भी समझा देना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। इसको भी पढ़ता हूँ, छोटी-छोटी सी बातें हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर एक स्टूडेंट्स के काम की बातें इसी सेशन में हो जाए। इन्होंने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वे अपना पूर्व में किया गया जो आवेदन है वो कैंसिल करके नवीन आवेदन कर सकते हैं, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि जो है वो 1 जुलाई 2025 है। इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ कह दिया है। मतलब 1 जुलाई 2025 पर आपकी एज कितनी है वो देखा जाएगा। तो इस डेट के अकॉर्डिंग अगर आप ओवर एज हो गए हैं ना, ओवर एज हो गए हैं, तो आप अपना पुराना फॉर्म कैंसिल करके जो है वो नया फॉर्म फिल करने की कोशिश मत करना है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे डिसाइडिंग जो एज है ना, वो इन्होंने 1 जुलाई 2025 दे दी है। एज की कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी, तो इसी के हिसाब से आपको अपना जो डिसीजन है वो लेना होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सर, क्या हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यस आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉर्म जो है वो भरना होगा। तो ये भी आप लोग चेक करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में भी किया है और पीजी इकोनॉमिक्स में भी किया है, तो आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। दोनों में कैलकुलेशन उसी हिसाब से जो है वो चलेगी। डिटरमाइनिंग जो डेट है वो आप अच्छी तरीके से देख लेना। ओवर एज वाला जो मामला है वो देख लेना। वहां पे गड़बड़ होने की, मिस्टेक होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि अनिवार्य आवश्यकता जो है वो आपकी 20 जनवरी के हिसाब से जो है वो हो जानी चाहिए।
उसके बाद में हम अगर आगे आ जाते हैं तो आप देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करे, बल्कि उससे पहले ही अपना आवेदन कर ले। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में एक एग्जाम था जिसमें लास्ट 2 दिनों में सर्वर जो है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया कि लोग स्टूडेंट फॉर्म भर ही नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने हंगामा किया, आंदोलन किया, हड़ताल करी, लेकिन आरपीएससी ने एक ना सुनी और फॉर्म फिर से रीओपन नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले ही जो है वो फॉर्म भर लेना। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि आपको मौका जो है वो मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही करना है, लिंक आप लोगों को समय पर जो है वो मिल जाएगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। प्रिंट आउट आपको ले लेना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, ये भी इन्होंने बता दिया है। एग्जाम का जो आयोजन है वो हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में किया जाएगा, ये भी इन्होंने कह दिया है। अगर अभ्यर्थी कम होते हैं तो आवेदन केवल और हरिद्वार में किया जाएगा। उसके बाद में कोई भी अपडेट होती है तो psc.uk.gov.in इस पर आपको जो सूचना है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ये भी इन्होंने कह दिया है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस में इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आपको एक एग्जाम देना है, उसी की बेस पे आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। वो एग्जाम जो आप दोगे वो कंप्लीट एमसीक्यू पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसी के आधार पर फाइनल आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो जाती है, उसमें क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों, पहले आपको ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ेंगे, उसी पर बेसिस जो है वो सारी चीजें सत्यापन जो है वो चेक किया जाएगा। और चेक करने के बाद में जो है वो आपको सीधा की सीधा फाइनल जो है वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो कह दिया है। ओके, चलिए जी, आशा करता हूँ यहाँ तक सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। मेरिट के बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। ये ईडब्ल्यूएस के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक से ज्यादा अगर आप आवेदन करते हैं तो क्या प्रावधान है बता दिया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है वो सीटें, सॉरी, फीमेल के लिए जो है वो अलग अलग जो सीटें हैं वो यहाँ पे आई है ना। फीमेल के लिए अलग सीटें आई है, मतलब अगर कोई महिला जो अभ्यर्थी है जो कि जनरल ब्रांच और महिला ब्रांच दोनों से फिल कर रही है और साथ में 2 सब्जेक्ट से फिल कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो आपको देखना होगा कि फीस आपको अलग अलग जो है वो देनी पड़ेगी। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है ये भी इन्होंने बता दिया है। जैसे इन्होंने बोला भी है यहाँ पे कि जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल से समझ लो। यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी और इंग्लिश से फॉर्म भरती है तो फॉर्म की फीस 150 रुपए है। तो 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है तो 300 रुपए आपकी फीस हो गई है। और वो दोनों सब्जेक्ट से, है ना, सामान्य शाखा और महिला शाखा के उक्त विषयों हेतु आवेदन करती है तो दोनों शाखाओं, सामान्य शाखा में हिंदी और इंग्लिश, महिला शाखा में हिंदी और इंग्लिश हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क पृथक पृथक जो है वो देना होगा। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं टोटल 600 रुपए लगेंगे। समझ रहे हो ना। महिला वाले केस में आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला हो तो आपको सामान्य शाखा में भी अप्लाई करना है, सामान्य शाखा में भी करना है, महिला में भी करना है, और 2 सब्जेक्ट से करना है तो फिर यहाँ पे 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 आपको टोटल 600 रुपए देने होंगे। हालांकि फीस बहुत कम है। आपको लगता है कि अलग अलग इस तरह से करने से आपको बेनिफिट होगा तो यस, आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होने वाला है, एमसीक्यूज जो है वो होने वाला है। परीक्षा अगर आप दोनों सब्जेक्ट में भी देते हैं और उसके बाद दोनों सब्जेक्ट में, ये भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मान लो आपने एमए हिस्ट्री से किया है और आपने एमए इकोनॉमिक्स से किया है और आप दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो पहले तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से भर रहे हो तो आपको अपनी वरीयता बतानी पड़ेगी, आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना तो वहां पे आपको अपनी प्रेफरेंस, मतलब मेनली वहीं पे प्रेफरेंस पूछी जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उससे पहले आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होगी कि आप 2 सब्जेक्ट जिनमें आपने क्वालिफाई किया है उनमें से आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना, किसमें अप्लाई करना चाहते हैं मतलब कहां पे अपनी नौकरी चाहते हैं। उसके बाद में जो है वो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। जल्दीबाजी में गलत डिसीजन जो है वो मुश्किल आप में आपको डाल सकता है। अभ्यर्थियों की एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल पाए जाने पर यथा समय ऑनलाइन प्रपत्र में दी गई वरीयता उनका चयन एक ही पद पर किया जाएगा।
अर्थात किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों के हेतु उस अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने कह दिया है। किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरे, मतलब एक ही सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नहीं भरे, नहीं तो जो भरे हैं वो भी आपके हटा दिए जाएंगे। बात कर रहे हैं सर टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है, तो टोटल ये जो वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है ये 808 पदों पर मिल रही है। तो गाइस आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छे खासे पोस्ट पर वैकेंसी आई है, लेकिन फॉर्म कैंसिल वाली बात बहुत ध्यान रखना। अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, उसको बिना कैंसिल किए फिर से नया फॉर्म भर दोगे और उनको अगर आपके 2 फॉर्म मिल गए ना, तो आपके सारे फॉर्म निरस्त कर देंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों शाखा में अलग-अलग वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है ये आप सभी के सामने है। टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल कितने सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, तो टोटल 15 अलग-अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। सामान्य शाखा की बात कर रहा हूं। सामान्य शाखा में जो वैकेंसी है 808 में से 725 725 जो है वो सामान्य शाखा में आई है। सामान्य शाखा की बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं हिंदी में 78, इंग्लिश में 54, संस्कृत में 52, भौतिक शास्त्र में 73, रसायन शास्त्र में 51, मैथ्स में 43, जीव विज्ञान 67, नागरिक शास्त्र 111, सबसे ज्यादा मुझे यहीं पे दिख रही है। इकोनॉमिक्स में भी अच्छी खासी पोस्ट है 72, जिसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। कॉमर्स के लिए केवल सामान्य शाखा में 2 ही पोस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो महिला शाखा है, महिला शाखा की जो डिटेल है वो क्या है, तो ये रही महिला शाखा की डिटेल। इसमें भी आप देख सकते हैं ये अलग-अलग से महिला शाखा में इकोनॉमिक्स की 12 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो वहां 72 थी, 12 ये हो गई है, तो टोटल 84 पोस्ट पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे टोटल मिला के जो है वो 83 पोस्ट पर महिला शाखा में अलग से आई है। आप चाहें तो दोनों ही शाखा में जो फीमेल है वो दोनों ही शाखा में अप्लाई कर सकती है। एक शाखा के आपको 150 रुपए देने हैं, दूसरी शाखा के भी 150 देने हैं, तो 300 हो गए। ये एक सब्जेक्ट के हो गए। अगर आप 2 सब्जेक्ट से बढ़ते हैं और दोनों शाखा में भरना चाहते हैं तो 600 रुपीज आपके हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ पे बता दिया था। आशा करता हूँ यहाँ तक सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो पूरी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दिया है। कुछ और डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे फॉर्म में दी है, आप उसे भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ये वैकेंसी है। 808 पोस्ट पर आई है, 725 पोस्ट पर सामान्य शाखा में और 83 पोस्ट पर महिला शाखा में ये आई है। जो सैलरी है वो आपको एक बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी, लेवल 8 के हिसाब से सैलरी कम नहीं होती है। लेवल 8 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, तो 47,600 से लेकर 1,51,100 का आपका पे स्केल लेवल जो है वो रखा है। और पद का जो स्वरूप है वो अराजपत्रित, अस्थाई, स्थाई मतलब वो परमानेंट बेसिक से आपको होने वाली है। मिनिमम जो है वो 21 और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो यहाँ पे इन्होंने 42 रखी है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी के बारे में इन जनरल हमेशा मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपके पास में हमेशा कोई भी लेक्चरर की वैकेंसी आती है, प्रवक्ता की वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश में इसे जीआईसी कह देते हैं या पीजीटी कह देते हैं। तो कोई भी वैकेंसी जो लेक्चरर की आती है, मतलब पीजीटी की आती है, तो पीजीटी के लिए आपके पास में हमेशा मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री के साथ में क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री कह दो या पोस्ट ग्रेजुएशन कह दो, साथ में आपके पास में बीएड होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक्स की या आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करता हूं, जो इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर रहे हैं, तो एमए इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एमकॉम होनी चाहिए और एमकॉम के साथ में बीएड होनी चाहिए। हिंदी के स्टूडेंट हैं तो एमए हिंदी होनी चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा भी है। क्लियर है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना? और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ में राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में जो शिक्षा शास्त्र में
बीएड आपकी होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे जो है वो सीधी बात यहाँ पे बोल दी है। ठीक है? और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है, मतलब सभी के लिए मोर और लेस सारी बातें सेम है। ये मैं आपको ऑलरेडी शायद बता चुका हूं कि एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2025 के हिसाब से की जाएगी। मिनिमम इन्होंने 21 रखी है, मैक्सिमम जो है वो इन्होंने यहाँ पे 42 की एज जो है वो रखी है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखना। एज के लिए इन्होंने एक बात और यहाँ पे क्लियर और कर दी है कि 2 जुलाई 1983 से पहले अगर आपका बॉर्न हो चुका है तो आप आउट बाहर हो चुके हैं, और 1 जुलाई 2004 से के बाद अगर आपका हुआ है तो आपने किस क्रॉस नहीं किया होगा, तो इन्होंने कहा है कि आप भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। बाकी आप लोग ये जानते ही हैं कि उत्तराखंड में कॉमर्स इकोनॉमिक्स में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल है हमारे पास में। कॉमर्स इकोनॉमिक्स का बैच ऑलरेडी लॉन्च है, डेमो वीडियोस डाल रखी है। जो भी कोर्स आप लेते हैं कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स आपको मिल जाता है, हर एक चैप्टर के साथ में एमसीक्यूज मिल जाते हैं। बहुत जल्दी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की किताब पे भी काम चल रहा है, जिसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इन दोनों ही एग्जाम के लिए अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं, फ्री कंटेंट चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। आरपीएससी अड्डा के एप्लीकेशन पर बहुत सारे फ्री एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं, पीवाईक्यूज डाले हुए हैं जो सभी के लिए फ्री हैं, तो उसका आप जरूर लाभ लीजिएगा। और लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम इस तरीके से एमसीक्यूज डालते हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के, जो सभी के लिए फ्री रहते हैं। जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ये हमारे नंबर है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम ज़रूर आपकी हेल्प करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता करने की कोशिश हम। ये चैनल बना ही आप लोगों के लिए है, बहुत जल्दी डेमो वीडियोज़ आप लोगों को अवेलेबल होगी, जल्दी से जुड़ जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल के लिए ले रहा हूँ आप सभी से विदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।